हेलो और आज के इस दिलचस्प तजज़िये में खुश आमदीद। आज हम हालिया आलमी रिपोर्ट्स के एक इंतहाई पेचीदा जाल को सुलझाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मुकामी दिफाई सूरत हाल से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखेंगे कि आलमी सतह पर पुराने इत्तेहाद कैसे बदल रहे हैं। तो चलें, बगैर किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का दिफा और सलामती। नंबर 2, सिफारती सालसी। नंबर 3, ईरान के स्ट्रैटेजिक खतरात। नंबर 4, अमेरिका और इजराइल के दरमियान पड़ने वाली दरार। और आखिर में जनूबी एशिया के बदलते हुए इत्तेहाद। ये तमाम बाज़ाहिर अलग अलग नजर आने वाले वाक़यात दरअसल एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, पाकिस्तान का दिफा और सलामती। देखें, पूरे खित्ते के हालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का जायज़ा लें। पिछले दिनों मुल्क भर में 10 मई की तकरीबात का काफ़ी चर्चा रहा। इस्लामाबाद, वाघा बॉर्डर और GHQ में बड़ी शानदार तकरीबात हुईं। हाँ, पायलट्स की हिफाजत के पेश नज़र मौसम की खराबी की वजह से इस्लामाबाद का फ्लाई पास्ट कैंसिल करना पड़ा, लेकिन इन तकरीबात में आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ साथ अरशद नदीम और जहांगीर खान जैसे हमारे लेजेंड्स की शिरकत ने वाकई कौमी अज़म को एक नई तवानाई बख्शी। और इसी दौरान एक बयान ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। GHQ की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से खित्ते की किसी भी मुमकिना जारियत पर एक इंतहाई सख्त और दो टोक वार्निंग दी गई। उनका वाज़ेह पैगाम था कि, और मैं यहाँ उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मुस्तकबिल की मुहिम जोई के इंतहाई खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह नताइज बरामद होंगे, यानी दिफाई सलाहियतों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। एक तरफ ये शानदार दिफाई तकरीबात हो रही थीं और ऐन इसी दौरान बन्नू की फतह खैल पुलिस चेक पोस्ट पर एक बहुत ही अफसोसनाक हमला हुआ, जिसमें 15 अफसरान शहीद या जख्मी हुए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ख़तरात सिर्फ हमारी सरहदों के पार नहीं, बल्कि अंदरून मुल्क भी मुसलसल चैलेंजेस मौजूद हैं। और अंदरूनी सलामती की इस पेचीदा सूरत हाल में एक और हैरान कुन खबर सामने आई, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। कराची की मलीर जेल में एक तकरीब जारी थी और इसी दौरान सहाफ़ी वली बाबर कत्ल केस का मरकज़ी मुजरिम सैयद ताहिर नवीद इंतहाई पुरअसरार अंदाज में फ़रार हो गया। जाहिर है, इस वाक़े ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक नया सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खैर, ये तो थी अंदरूनी सूरत हाल। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि सिफारती महाज और इलाकाई तिजारत में क्या खिचड़ी पक रही है। ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान आजकल खित्ते में एक इंतहाई अहम सिफारती पुल का किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट्स इस बात की बाकायदा तस्दीक कर रही हैं कि जंगबंदी की एक तजवीज़ के हवाले से ईरान का जवाब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ बराह रास्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो तक पहुँचाया है। ये पस पर्दा सिफारतकारी का एक बहुत बड़ा कदम है और इस शानदार सिफारतकारी का अमली और फौरी फ़ायदा भी देखने को मिला। ज़रा पिछले महीने की सूरत हाल याद करें, जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कतर के 2 LNG जहाज़ों को बिलावजह रोक लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान की इस कामयाब सालसी के बाद खैर सगाली के जज्बे के तौर पर ईरान ने कतरी LNG जहाज़ अल खरियात को बआसानी पाकिस्तान के पोर्ट कासिम जाने की इजाज़त दे दी है। सिफारतकारी कैसे आलमी तजारत के बंद रास्ते खोलती है, ये इसकी एक लाजवाब मिसाल है। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, ईरान के स्ट्रेटेजिक समंदरी और साइबर खतरात। यह मामला ज़रा संगीन हो जाता है। ईरान ने एक बहुत ही जारहाना मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली 7 ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। शराइत सुने ज़रा, गैर मुल्की ऑपरेटर्स को ईरानी लाइसेंस लेना होगा, भारी फीस अदा करनी होगी और देखभाल भी मुकम्मल तौर पर ईरानी कंपनियां करेंगी। आसान अल्फाज में ये यूरोप और एशिया के दरमियान एक बहुत बड़ा डिजिटल चोक पॉइंट बन सकता है। और इत्तेफाक देखें, बिल्कुल उसी वक्त के आसपास हमारी पाकिस्तानी टेलीकॉम अथॉरिटी PTCL ने सारिफीन को 11 से 18 मई तक मुमकिना इंटरनेट रुकावटों की वार्निंग दे डाली। बज़ाहिर इसे बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल की मरम्मत का नाम दिया गया, लेकिन खित्ते की मौजूदा डिजिटल कशीदगी और टाइमिंग को देखते हुए ये वाकई गौर तलब है। वैसे ये कशीदगी सिर्फ ज़ेरे समुंदर इंटरनेट की तारों तक महदूद नहीं है, फ़िज़ाई हुदूद में भी गर्मा गर्मी अरूज पर है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा और कुवैती अफवाज दोनों ने अलग अलग वाक़यात में ईरान की तरफ से अपनी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन ड्रोन्स को तबाह करने की रिपोर्ट्स दी हैं। यानी ज़मीन, समंदर और हवा हर महाज पर एक वाज़ेह तनाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ से हम रुख करते हैं दुनिया के एक और अहम तरीन हिस्से का, हमारा चौथा हिस्सा, अमरीका और इसराइल के दरमियान पड़ने वाली दरार।
ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ان کا اتحاد پتھر پر لکیر ہے، لیکن دی گارڈین کی رپورٹ نے کچھ اور ہی کہانی سنائی ہے۔ اس طویل اور تھکا دینے والی جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور بینجامن نیتن یاہو کے تعلقات میں شدید دراڑیں ڈال دی ہیں۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے سیاسی اور معاشی نقصانات اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب واشنگٹن حساس سفارتی فیصلوں میں اسرائیل کو تیزی سے سائیڈ لائن کر رہا ہے۔ اور اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو کہانی اور بھی سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق فروری میں عراق کے اندر ایک خفیہ اسرائیلی بیس بنایا گیا، اور وہ بھی باقاعدہ امریکہ کے علم میں لا کر، لیکن مارچ آتے آتے مقامی لوگوں نے ہیلی کاپٹروں کی غیر معمولی حرکت دیکھ کر اس کا پردہ چاک کر دیا۔ اب راز فاش ہونے پر کیا ہوا؟ ایک انتہائی عجیب واقعہ۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر تفتیش کے لیے آنے والی عراقی افواج پر ہی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں عراق نے سیدھا اقوام متحدہ میں جا کر شکایت درج کرا دی اور سارا ملبہ امریکہ پر ڈال دیا۔ اور آخر میں دنیا کے اس چکر سے واپس آتے ہیں اپنے خطے میں، ہمارا 5واں اور آخری حصہ، جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے اتحاد۔ یہاں تو سفارتی دنیا کے پرانے اصول ہی ٹوٹ رہے ہیں۔ عموماً روایتی سفارتی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیکرٹری خارجہ کسی پڑوسی ملک جاتا ہے تو وہ وہاں کے وزیر اعظم سے ایک معمولی ملاقات کر لیتا ہے، لیکن نیپال کے نئے وزیر اعظم بلن شاہ نے ایک نیا اور سخت موقف اپنایا ہے کہ بھائی اب وزرائے اعظم صرف اپنے ہم منصب یعنی مساوی سربراہان مملکت سے ہی ملیں گے۔ اور اس نئے اصول کا براہ راست اثر کس پر پڑا؟ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری پر۔ چونکہ نئے اصول کے تحت برابری کی سطح پر ملاقات لازمی تھی، اس لیے ان کا کٹھمنڈو کا 2 روزہ طے شدہ دورہ اچانک منسوخ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی منسوخی نہیں ہے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک واضح سرد مہری اور کھچاؤ کی علامت ہے۔ اس صورتحال پر بھارتی پروفیسر اشوک سوین کا تبصرہ بالکل نشانے پر لگا۔ انہوں نے بجا طور پر کہا کہ مودی حکومت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب بھی ماضی میں جی رہی ہے، اور واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ نیپال کے وزیر اعظم کو آخر دورے پر آئے ہوئے کسی سفارتکار سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب خطے کی پڑوسی ریاستیں بھی اپنے سفارتی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہیں اور زیادہ خود مختار ہو رہی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کٹھمنڈو کی طرف سے سفارتی اصولوں کو نئے سرے سے لکھنے سے لے کر مشرق کے وسطی میں سمندری راستوں پر اثر انداز ہونے والی درپردہ سفارتکاری تک، کیا یہ سب محض الگ الگ ہونے والے اتفاق ہیں، یا کیا واقعی ہم سب مل کر ایک نئے جغرافیائی اور سیاسی دور کے آغاز کا اور عالمی طاقت کے توازن میں ایک مستقل تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں؟ آج کے یہ شواہد یقینی طور پر ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔